Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully all of you are fine and doing well in your life. Welcome to the channel Concept Enhancer. In today's video we are going to discuss scale development process. So in this video we will discuss what is scale development process. Before learning this, we will discuss what is scale development, what are the steps for developing a scale, and what should not be included in scale development process, right? Let's start. First of all, you must know what is scale development. It is a process of representing the range of possible responses to a question about a particular construct. एक particular construct के against possible responses को represent करना scale development है. The goal of scale development is to precisely quantify what is to be measured. Scale development process के जरिए ही जिन चीजों traits को आप measure करना चाहते हैं, आप उनको precisely quantify भी कर सकते हैं. Traits को आप measure करना चाहते हैं, उनको आप quantify करने के लिए स्केल डेवलप करते हैं. तो व्हाट इज अ स्केल? अ स्केल इज अ कंबाइंड सेट ऑफ पॉइंट्स दैट एंकर द मेजरमेंट टूल. स्केल सेट ऑफ आइटम्स, सेट ऑफ पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन होता है जिससे आप उन वेरिएबल्स को मेजर करते हैं जो कि आप करना चाहते हैं. क्लियर? स्केल में आपकी तीन चीजें इंक्लूड होती है. सबसे पहले आइटम, एन इंडिविजुअल आर्टिकल और यूनिट, स्पेशली वन दैट इज अ पार्ट ऑफ अ लिस्ट, कलेक्शन और असेट. आइटम बेसिकली एक स्टेटमेंट है, एक आर्टिकल है या फिर एक इंडिविजुअल यूनिट है जो कि आप पूरे स्केल में एक खास अहमियत रखता है. वेरिएबल, इट इज एनी कैरेक्टरिस्टिक्स, नंबर और क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड और काउंटेड. अ वेरिएबल मे आल्सो बी कॉल्ड अ डेटा आइटम. फॉर एग्जाम्पल एज, सेक्स, बिजनेस, इनकम. वेरिएबल ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स या क्वांटिटी को कहते हैं जो कि मेजर की जा सके यानी काउंट की जा सके. वेरिएबल को आप डेटा आइटम भी कह सकते हैं जैसे कि एज, जेंडर, बिजनेस इनकम वगैरह. इसके अलावा आपकी क्वालिफिकेशन आ सकती है. कंस्ट्रक्ट इज एन आइडिया और थ्योरी कंटेनिंग वेरियस कंसेप्चुअल एलिमेंट्स, टिपिकली वन कंसीडर्ड टू बी सब्जेक्टिव एंड नॉट बेस्ड ऑन एम्पिरिकल एविडेंस. कंस्ट्रक्ट एब्स्ट्रैक्ट चीजों को कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी. कंस्ट्रक्ट बेसिकली एक ऐसा आइडिया को कहते हैं जो कि आप सीन नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी, इंटेलिजेंस. कंस्ट्रक्ट एक ऐसा आइडिया होता है या ऐसी थ्योरी होती है जिसमें आप बहुत से कंसेप्चुअल एलिमेंट्स जैसे कि इंटेलिजेंस, ऑनेस्टी वगैरह इंक्लूड होते हैं. और चूंकि ऑनेस्टी, इंटेलिजेंस इनको आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते तो इसको आप सब्जेक्टिव लेंगे और एम्पिरिकल एविडेंस पे बेस नहीं करेगा. क्लियर? ये कुछ स्टेप्स हैं जिनको स्केल डेवलप करने के लिए आपको फॉलो करना होगा. इसको फॉलो करते हुए आप इंशाल्लाह बेस्ट स्केल बना लेंगे. फर्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ मल्टी आइटम स्केल. द फर्स्ट स्टेप इज डेवलप थ्योरी. इन द फर्स्ट स्टेप यू हैव टू डेवलप थ्योरी व्हिच यू आर गोइंग टू यूज इन योर स्टडी. आपने थ्योरी को डेवलप करना है जो आपकी स्टडी की बेस हो. आफ्टर दैट यू हैव टू जनरेट इनिशियल पूल्स ऑफ आइटम्स, थ्योरी, सेकेंडरी डाटा एंड क्वालिटेटिव रिसर्च. उसके बाद आपने जो आपने थ्योरी बनाई है उसकी बेस पे आपने बहुत सारे आइटम्स बना लेने हैं. और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप थ्योरी की बेस पे बनाए, सेकेंडरी डाटा की बेस पे बनाए. आपने बहुत सारे आइटम्स जो आपकी थ्योरी से रेलेवेंट आपके माइंड में आ रहे हैं आपने वो सब लिखते जाने हैं. नंबर थर्ड स्टेप इज सिलेक्ट अ रिड्यूस सेट ऑफ आइटम्स बेस्ड ऑन क्वालिटेटिव जजमेंट. आप मिनी क्वालिटेटिव रिसर्च भी कर सकते हैं अगर आपको आइटम्स के पूल बनाने में मसला हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल आपने कोई थ्योरी डेवलप की है तो उससे रेलेवेंट आप कुछ लोगों से कंसल्ट कर सकते हैं और उनसे आप रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछें तो भी आपको आइडिया मिल जाएगा कि आप किस तरह के क्वेश्चन बना सकते हैं. थर्ड स्टेप में सिलेक्ट अ रिड्यूस सेट ऑफ आइटम्स बेस्ड ऑन क्वालिटेटिव जजमेंट. उसके बाद आपने मिनी क्वालिटेटिव रिसर्च की, आपने कुछ लोगों से इंटरव्यूज वगैरह कंडक्ट किए तो आप जो आइटम्स, बहुत सारे आइटम्स के पूल में से आपने बहुत सारे रिड्यूस कर देने हैं जो कि इररेलेवेंट आपको क्वालिटेटिव जजमेंट के बाद लग रहे हो. क्लियर? फोर्थ स्टेप इज कलेक्ट डेटा फ्रॉम अ लार्ज प्री टेस्ट सैंपल. उसके बाद आपने जो आपकी पॉपुलेशन थी उसमें से कुछ सैंपल सेलेक्ट करें और आप कुछ लोगों से डाटा को कलेक्ट कर लें. आपने कलेक्ट करने के बाद स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना है. तो देखिए कौन से आइटम्स जो हैं जिनको आपको रिमूव करने की जरूरत है. उसके बाद आप उनको रिमूव कर दीजिए जो आपको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के बाद लग रहे हैं कि इररेलेवेंट है या फिर लोगों ने उस पर रिस्पॉन्स नहीं किया या फिर बहुत वीक रिस्पॉन्स आया तो उनको आपको रिमूव कर देना चाहिए. आप लैंग्वेज या फॉर्मेट चेंज करके भी देख सकते हैं. देन यू हैव टू डेवलप अ प्यूरिफाइड स्केल. उसके बाद आपने अपने जो इररेलेवेंट आइटम्स से उनको रिमूव कर दिया और जो आपको लग रहा था मुश्किल वर्ड्स हैं उनको आपने
इम्प्रूव करके नेक्स्ट स्टेप में आपने प्यूरिफाइड स्केल बनाना, मतलब अब आप जो आपके स्केल में वीकनेसेस थी उसको आपने दूर करके सही स्केल बनाना है। और फिर आपने कलेक्ट मोर डाटा फ्रॉम अ डिफरेंट सैंपल। प्यूरिफाइड स्केल डेवलप कर लिया, फिर आपने दोबारा से कलेक्ट करना है डाटा, लेकिन आपने पहले वालों से नहीं करना, आपने अपनी पॉपुलेशन में से डिफरेंट लोगों को सिलेक्ट करना है और उनसे डाटा कलेक्ट करना है और फिर देखना है कि आपके रिस्पॉन्सेस क्या आए हैं। तो इवेल्युएट स्केल रिलायबिलिटी, वैलिडिटी एंड जनरलाइजेबिलिटी। उसके बाद आपने अपने स्केल की रिलायबिलिटी फाइंड करनी है, क्रोनबेक अल्फा लगा के वैलिडिटी फाइंड कर सकते हैं, एक्सपर्ट के ओपिनियन ले सकते हैं, और जनरलाइजेबिलिटी आपने फाइंड करनी है अपने स्केल की कि आप जनरलाइज कर सकते हैं या फिर नहीं। अगर आपकी ये सब तीनों चीजें क्लियर हो गई हैं तो इसका मतलब आपका फाइनल स्केल तैयार हो गया है और अब आप उसको अपनी स्टडी में इजीली यूज कर सकते हैं। क्लियर? स्केल बनाते हुए आपको कुछ बातों को मद्देनजर रखना है। जब आपने नंबर ऑफ आइटम्स डेवलप करने हैं तो आपने ऐसे क्वेश्चन नहीं लिखने जो कि इम्पॉसिबल टू आंसर हो, मतलब ऐसे क्वेश्चन ना लिखें आप अपने आइटम्स पूल में जो कि इम्पॉसिबल टू आंसर हो, मतलब जो पार्टिसिपेंट है वो उनको आंसर ना कर पाए। वो इमोशनली भी हो सकता है, वो पॉलिटिकली भी हो सकता है, वो किसी और रीजन की वजह से भी हो सकता है। तो आपने ऐसे क्वेश्चन नहीं लिखने जो कि पार्टिसिपेंट के लिए डिफिकल्ट हो आंसर करना। थंब रूल्स डेविल 2003, थम्स ने 2003 में रूल्स बताए कुछ, तो उन्होंने कहा कि 3 to 4 टाइम्स लार्जर देन फाइनल स्केल। जो आपके आइटम जनरेशन होगी वो आपका 3 to 4 टाइम्स लार्जर होना चाहिए फाइनल स्केल से। ये नहीं कि आप चंद ही आइटम्स बनाएं तो फिर आपको मसला होगा फाइनल स्केल में। जो फाइनल स्केल होगा वो आपका शॉर्ट होना चाहिए और जब आप आइटम जनरेट कर रहे हैं तो आपने एक कंस्ट्रक्ट के अगेंस्ट हर डायमेंशन के लिहाज से डिफरेंट आइटम्स बनाने हैं ताकि कोई भी एस्पेक्ट आपसे स्किप ना हो जाए। क्लियर? अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड और बैड आइटम। गुड और बैड आइटम कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। एक्सेप्शनली लेंथी आइटम, आपने बहुत ज्यादा लेंथी आइटम्स नहीं बनाने, वो आपके पार्टिसिपेंट के लिए मसला करेंगे और फिर आपको जेन्युइन डाटा नहीं मिलेगा। Wrong. It is fair to say that one of the things I seem to have a problem with much of the time is getting my point across to other people. Right. I often have difficulty making a point. Reading difficulty, आपने बहुत ज़्यादा difficult word नहीं include करने। हो सकता है कुछ participants को उनके meaning understand करने में difficulty हो, तो आपने common words इस्तेमाल करने हैं अपने scale में। Redundancy, आपने कोई भी चीज़ बार बार repeat नहीं करनी, मतलब आप एक चीज़ पहले ही पूछ चुके हैं और कुछ item से गुजरने के बाद आप दोबारा ही वही बात पूछ रहे हैं, तो that will be not good for the participant. For example, in my estimation, pet lovers are kind people. और again वही बात, vegetarians are kind in nature. आपने बात को घुमा फिरा के एक ही बात को बार बार नहीं पूछना। Clear? Next, multiple negatives. आप एक सेंटेंस में डबल नेगेटिव इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप एक ही बात में 2 बार निगेट नहीं करेंगे। For example, I am not in favor of corporation stopping funding for anti-nuclear groups. आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं, I favor continued प्राइवेट सपोर्ट ऑफ ग्रुप एडवोकेटिंग एंड न्यूक्लियर बैन। डबल बैरल्ड, आपने एक ही आइटम में डबल क्वेश्चन नहीं पूछने, मतलब आप एक ही आइटम में 2 क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। जैसे कि एग्जांपल देखिए, हाउ सेटिस्फाइड आर यू विद योर पे एंड जॉब कंडीशन। जॉब कंडीशंस और पे 2 बातें आपने एक ही आइटम में नहीं पूछनी। क्लियर? कुछ रैंडम और सिस्टमैटिक एरर्स भी आ जाते हैं आपके स्केल में। तो रैंडम एरर, फ्लक्चुएशंस इन द पर्सन्स करंट मूड। फॉर एग्जांपल, आप किसी पार्टिसिपेंट से डाटा कलेक्ट करें और उनका जो मूड है वो फ्लक्चुएट कर रहा है, तो फिर भी आपको जो डाटा मिलेगा उसमें रैंडम एरर आएगा। मिसरीडिंग और मिसअंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, बाज़ औक़ात आपके पार्टिसिपेंट मिसरीड कर लेते हैं, यानी गलत पढ़ सकते हैं, तो फिर भी आपके डाटा में एरर आ सकता है। नंबर 3, मेजरमेंट ऑफ द इंडिविजुअल्स ऑन डिफरेंट डेज और इन डिफरेंट प्लेसेस। आप डिफरेंट डेज पे और डिफरेंट प्लेसेस पे इंडिविजुअल्स की मेजरमेंट करें तो इससे भी आपकी डाटा में रैंडम एरर आ सकता है। दीज एरर्स में कैंसल आउट एज यू कलेक्ट मैनी सैंपल्स। अगर आपके पास सैंपल बहुत ज्यादा हो जाए तो ये जो एरर्स अगर आपको फील हुए हैं तो आप उनको रिमूव भी कर सकते हैं। उसके बाद कुछ सिस्टमैटिक एरर भी डाटा कलेक्शन में आ सकते हैं। वो क्या है? सोर्सेज ऑफ एरर इंक्लूडिंग द स्टाइल ऑफ मेजरमेंट, टेंडेंसी टुवर्ड्स सेल्फ प्रमोशन, कोऑपरेटिव रिपोर्टिंग एंड अदर कंसेप्चुअल वेरिएबल्स आर बीइंग मेजर्ड। स्टाइल ऑफ मेजरमेंट आपका सिस्टमैटिक एरर का बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई बात सब्जेक्टिव थी लेकिन आप उसको क्वांटिफाई करें तो फिर भी आपको मसला हो सकता है। प्री टेस्टिंग और पायलट टेस्टिंग। प्री टेस्टिंग और पायलट टेस्टिंग फाइनल डाटा को कलेक्ट करने से पहले करते हैं। प्री टेस्टिंग इज द
administration of the data collection instrument with a small set of respondent from the population. Pre-testing आप डाटा कलेक्शन, फाइनल डाटा कलेक्शन से पहले पॉपुलेशन में से कुछ रिस्पोंडेंट लेके उनसे कलेक्ट करते हैं. द पर्पस ऑफ प्री टेस्टिंग इज टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स विद द डाटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट एंड फाइंड पॉसिबल सॉल्यूशंस. पायलट टेस्टिंग का फायदा ये होता है कि आप फाइनल डाटा कलेक्शन से पहले थोड़ा सा डाटा कलेक्ट करके देखते हैं कि आपके इंस्ट्रूमेंट में कोई प्रॉब्लम है तो उसको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है. रिकमेंडेड सैंपल साइज 10% ऑफ द सैंपल साइज. नॉर्मली जो रिसर्चर्स हैं वो कहते हैं कि आपकी फाइनल सैंपल में से 10% आप एज ए सैंपल लेंगे पायलट टेस्टिंग के लिए. क्लियर. पोटेंशियल सोर्सेज ऑफ एरर और मेजरमेंट में कुछ एरर्स आ जाते हैं. वो क्या क्या है देखिए. अदर रिलेटिवली स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंडिविजुअल दैट इन्फ्लुएंस टेस्ट स्कोर सच एज इंटेलिजेंस, सोशल डिजायरेबिलिटी एंड एजुकेशन. कुछ दूसरी कैरेक्टरिस्टिक जैसे कि इंटेलिजेंस, एजुकेशन या फिर सोशल डिजायरेबिलिटी आपके टेस्ट स्कोर को भी इन्फ्लुएंस कर सकती है. शॉर्ट टर्म और ट्रांजिट पर्सनल फैक्टर्स सच एज हेल्थ, इमोशन एंड फटीग. कुछ शॉर्ट टर्म्स पर्सनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं जैसे कि फटीग यानी कि थकावट, कुछ इमोशंस या फिर हेल्थ भी आपके रिजल्ट्स को इन्फ्लुएंस कर सकती है. सिचुएशनल फैक्टर्स सच एज प्रेजेंस ऑफ अदर पीपल, नॉइज एंड डिस्ट्रैक्शन. नॉइज एंड डिस्ट्रैक्शन या फिर अदर पीपल की मौजूदगी में भी पार्टिसिपेंट जेन्युइन डाटा नहीं दे पाते बाजुकात. Sampling of items included in the scale, addition, deletion or changes in the scale item. Lack of clarity of the scale including the instruction or the item themselves. आप अपने स्केल के बारे में अपने पार्टिसिपेंट को बहुत कम क्लैरिटी देते हैं, इसकी वजह से भी आपके डाटा में मसला हो सकता है. Mechanical factors such as poor printing, overcrowding items in the questionnaire and poor design. कुछ मैकेनिकल फैक्टर जैसे कि आपने प्रिंटिंग नहीं सही करवाई हुई या फिर आपके क्वेश्चनियर में आइटम्स बहुत ज़्यादा ओवरक्राउड हो रहे हैं और आपका डिज़ाइन भी बहुत पुअर है, तो फिर भी इन्फ्लुएंस हो सकता है डाटा कलेक्शन. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्केल सच एज डिफरेंसेस अमंग इंटरव्यूअर्स. आप स्केल को एडमिनिस्टर करने में अगर मसला करेंगे तो फिर भी डाटा में मसला होगा. एनालिसिस फैक्टर्स सच एज डिफरेंसेस इन स्कोरिंग एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस. एनालिसिस फैक्टर भी मसला कर सकते हैं जैसे कि स्कोरिंग में डिफरेंस आ रहा है या फिर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में कोई डिफरेंस आ रहा है. क्लियर. थैंक यू फॉर वॉचिंग. होपफुली you learned. If you have any kind of question or any suggestion you want to give me, you can give it to me in comment section. Keep watching, keep learning. See you in the next video. Allah Hafiz.